हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज लॉन्च्ड ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द टाइगर पॉपुलेशन। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, उससे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो उसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया। Project Dolphin will involve conservation of dolphins and aquatic habitats। भी हमने इसके अंदर डॉल्फिन और उसके हैबिटेट की भी कंजर्वेशन करनी है थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके। आगे थोड़ा सिग्निफिकेंस बताओ ऑफ डॉल्फिन्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। डॉल्फिन्स का क्या सिग्निफिकेंस है? दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड along with some species of turtles, crocodiles and sharks। तो जैसे शार्क है, क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ वगैरह और टर्टल्स हैं, ये काफी पुराने स्पीसीज हैं। इस धरती पर बहुत समय से ये रह रहे हैं। तो उसी प्रकार जो डॉल्फिन भी है वो हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स है। तो अगर ओल्डेस्ट है तो इसका मतलब ये काफी समय से जो धरती की कंडीशंस है उसको सहती हुई, अपने आप को अडेप्ट करती हुई इस धरती पर जीवित है। तो इसका अपना सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए देखो, विलुप्त कोई जीव विलुप्त हो जाए, कुदरती रूप से विलुप्त हो जाए, इसका मतलब वो कुदरत के जो है कंडीशंस को है उसको सह नहीं पाया और विलुप्त हो गया, वो अलग बात है। पर इसने हजारों सालों से, लाखों सालों से, काफी सालों से हमारी कंडीशंस को, धरती की कंडीशन को सहते हुए अपने आप को अनुकूल बना लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो जाती हैं। तो इसलिए इंसानी कारणों के कारण इनका विलुप्त होना पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए सही नहीं होता, ये बात। दूसरा है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट मरीन स्पीसीज। काफी समझदार मानी जाती हैं ये। तो आपने ये जो बोल्ड किए हुए शब्द है ना, इनको की पॉइंट्स को याद रखना है। डॉल्फिन इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो जो फूड चेन के टॉप पर है। तो हमने फूड चेन जब पढ़ा था तो ये देखा था कि जो लोअर लेवल के होते हैं हमारे फूड चेन के भागीदार, है ना, एनिमल्स वगैरह, तो उनकी संख्या होती है काफी ज्यादा, उनके विकल्प भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। पर जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाते हैं तो जो हमारे प्रीडेटर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, टॉप प्रीडेटर्स कम होते हैं। तो पर उनका इंपॉर्टेंस अधिक होती है, उनकी इंपॉर्टेंस अधिक होती है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। जैसे लोअर लेवल का क्या है ना कि अगर आपने एक को रिमूव कर दिया तो उसकी रिप्लेसमेंट दूसरा कर देगा, कोई एनिमल और कोई ऑर्गेनिज्म। पर टॉप वालों में क्या है, ऑलरेडी ही बहुत कम प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए वहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। ओके जी। प्रोटेक्टिंग द डॉल्फिन एंड इट्स हैबिटेट विल रिजल्ट इनटू कंजर्वेशन ऑफ अदर एक्वेटिक लिव्स। तो इस प्रकार अगर हमने डॉल्फिन और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया, इसका मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट दूसरे एक्वेटिक लिव्स को भी होगा, क्योंकि वो क्या है, ये सब चीजें एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। तो अगर हमने टॉप वालों को फोकस किया तो नीचे वालों को अपने आप फायदा हो जाएगा। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर हेल्थ इंडिकेट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री में आ जाएगी भी। अगर किसी नदी में डॉल्फिन की संख्या ज्यादा है तो क्या उसका मतलब है, क्या हेल्थ रिवर की अच्छी है, क्या हेल्थ रिवर की बुरी है, जहां न्यूट्रल है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कुछ पूछा दिया, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपने याद रखना है, अगर रिवर में डॉल्फिन है इसका मतलब रिवर का पानी साफ है। अगर डॉल्फिन की पॉपुलेशन कम हो रही है इसका मतलब रिवर पोल्यूटेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर सिस्टम। ठीक है ना, अगर ये हम बात कर चुके हैं कि अगर ज्यादा है डॉल्फिन, इसका मतलब पोल्यूशन कम है, पानी साफ है। प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इज ए सिंबल ऑफ गुड हेल्थ ऑफ द वाटर इकोसिस्टम। ये बात हमने कर ली। आगे है जी थ्रेश फिश। इनको कौन कौन से खतरे हैं आज के टाइम में? देयर नंबर्स हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मेनली ड्यू टू, इनकी संख्या काफी कम हो रही है। क्या कारण है? मेनली डायरेक्ट किलिंग, सीधा सीधा इनको मारा जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, इतनी फिशिंग कर रहे हो, इतनी मछलियां पकड़ रहे हो कि
साथ साथ डॉल्फिन भी पकड़ी जा रही है और दूसरा डॉल्फिन के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बाय डैम्स एंड बैरेजेस, नदियों के ऊपर आपने बांध बना दिए हैं, उससे क्या है कि डॉल्फिन का जो हैबिटेट है, रहने का स्थान है, वो काफी कम हो गया है। ये है मेन कारण। तो ये सब कारण क्या है, इंसान के द्वारा ही पैदा किए गए हैं। इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर्स, तो रिवर क्या है, पोल्यूटेड हो रही है, पॉपुलेशन हो और वहां पर गंदगी ऐड हो रही है, इससे भी उनकी संख्या कम हो रही है, इनकी डॉल्फिन्स की। फिशिंग लाइंस, जो हमारे जाल होते हैं जिनके द्वारा मछलियां पकड़ी जाती है, तो जो उनके धागे वगैरह हैं, काफी वो नायलॉन वगैरह ऐसे बने होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, उसके अंदर फंसकर भी डॉल्फिन को नुकसान हो रहा है। फिश हुक्स, तो फिश जो मछलियां पकड़ने वाली हुक होती है, कांटा, जैसे सिंगल मछली पकड़ते हैं ना, आगे कांटे लगे होते हैं। डिस्कार्डेड नेट्स, कई बार मछुआरे ऐसे ही अपने जो वेस्ट वाले नेट है नदी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, ये सब क्या है, पोजिंग थ्रेट्स टू डॉल्फिन्स, ये बात हो गई। फिशिंग इज आल्सो डिक्रीजिंग फूड फॉर डॉल्फिन्स, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गई, लोअर लेवल्स ऑफ रिवर वाटर, ये सब के कारण भी क्या है, डॉल्फिन पॉपुलेशन को अफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और एसिडिफिकेशन हो रही है पानी की, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जब बारिश कम होती है तो जो फ्रेश वाटर है वो भी सिस्टम में, समुद्र में कम ऐड हो रहा है, जहां नदियों में पानी कम आ रहा है, तो इसके कारण भी रिवर की पॉपुलेशन और डॉल्फिन की पॉपुलेशन क्या है, कम हो रही है। व्हाट्स नीड्स टू बी डन, अब बात आती है, समस्या को समझ लिया, अब बात आती है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ डॉल्फिन कंजर्वेशन एरियाज, जो खास एरियाज है जहां पर डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो उनको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दो, ठीक, ताकि उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए स्पेशल एफर्ट किए जा सके। इंप्रूव्ड प्रैक्टिस ऑफ फिशिंग, तो जो मछली पकड़ने की प्रैक्टिस है वो भी अच्छे ढंग से हो, ताकि हम जरूरत से अधिक मछलियां ना पकड़ ले, ताकि डॉल्फिन के लिए भोजन ही ना बचे, ऐसा ना हो कहीं, ठीक। तो सस्टेनेबल लेवल की फिशिंग करो और जो नेट वगैरह, जाल वगैरह रिवर सिस्टम में मत फेंको, ये सब काम करने चाहिए। कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च एंड सर्वे सो एज टू हैव ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन डॉल्फिन पॉपुलेशन, ठीक है ना। प्रॉपर रिसर्च करो, सर्वे करो, देखो कितनी हमारे पास डॉल्फिन की पॉपुलेशन है, उनका माइग्रेशन पैटर्न कैसा है, वो एक जगह से दूसरे जगह किस पैटर्न में जाती हैं, कॉजेस ऑफ डेथ एंड थ्रेट्स टू देयर हैबिटेट, ठीक है ना, उनकी डेथ के क्या कारण है, उनके हैबिटेट को क्या क्या खतरे हैं, ठीक, इस सब का हमारे पास डाटा होना चाहिए, तो ही तो हम एक अच्छा ढंग का प्लान बना पाएंगे। रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, तो प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत गड़बड़ कर रहा है, इसको रिड्यूस करो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट स्पेशली केमिकल वेस्ट, आप सीधा इसको वाटर सिस्टम में मत फेंक दो, इसका प्रॉपर डिस्पोजल करो, ठीक, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ये ठीक नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो वहां की लोकल कम्युनिटी होती है ना, उनको कई प्रकार की क्या है, कई प्रकार के सोल्यूशन पता होते हैं, तो उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनका हित लोकल इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक, आप लोकल कम्युनिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बात हुई। आगे लिख दो जी, कंक्लूड कर दो। देयर इज ए नीड टू मेक ए प्रॉपर एक्शन प्लान विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन so that river dolphins can be properly conserved, तो एक सार सा बताती हुई लाइन आपने लिख लेनी है कि ऐसे प्लान लेकर आओ, ठीक, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करते हुए, ताकि प्रॉपर प्लान बनाए और कंजर्वेशन करें किसका, डॉल्फिन्स का, ये बात आपने लिख लेनी है एंड में, ठीक है जी। आगे है जी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो ये हमारे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए हमने एक्ट लेकर आए थे, 1980 वाला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, भी हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ठीक है जी। इसके अंदर ना ऐसी प्रोविजन थी कि हम फॉरेस्ट के, जंगल के पेड़ पौधे आसानी से नहीं काट सकते थे, उसके लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए थी, ठीक। टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ
द एक्ट। ठीक, मतलब हमारी जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो क्या करती है, इस कंजर्वेशन एक्ट की स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करती है, इसकी पावर को कम करती है। ये आपने बात याद रखनी है, ये काफी चर्चा का विषय है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। दिमाग बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट अमेंडमेंट से क्या डेवलपमेंट होगी, क्या एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, आप क्या सोचते हो। तो आपने, ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन में बता देना है कि ये एक्ट क्या है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या सरकार इसमें अमेंडमेंट लेकर आई है और उस अमेंडमेंट से क्या क्या हानि हो सकती है और क्या क्या करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो आपने पहले एक बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लिख दिया, फिर ब्रैकेट में एफसीए लिख देना है बस। आगे हमने एफसीए ही मेंशन करना है। 1980 क्या है इसका सिग्निफिकेंस, अंडर इट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू डाइवर्ट फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। तो अगर किसी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, डाइवर्ट करना है इसको, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में, तो क्या चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल चाहिए, प्रॉपर परमिशन चाहिए। ये है मेन बात। सो द एक्ट डिस्करेजेस डिफॉरेस्टेशन। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसको डिस्करेज करता है कि हम जंगल के पेड़ पौधे नहीं काट सकते। देयर इज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो हमारे पास प्रॉपर क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि हम फॉरेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, इसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस इस एक्ट का। अब है डेवलपमेंट के नाम पर सरकार कुछ इसमें अमेंडमेंट्स लेकर आई है। कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रपोज्ड चेंजेस। प्रपोज्ड चेंजेस के कारण कौन कौन से हमारी दुविधाएं हैं, कंसर्न्स हैं, शंकाएं हैं। इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी। क्या है इसमें, इट इम्प्लिसिटली डिफाइंड व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉरेस्ट, सो मोर एनक्रोचमेंट इज नाउ पॉसिबल। तो इन्होंने कुछ कुछ पैरामीटर दे दिए भी, हाँ भी अगर दिए गए कंडीशंस है तो वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। बस इसका मतलब इनके अलावा, ठीक है, तो आपको पता लग गया, हाँ भी अगर फॉरेस्ट है तो यही चीजें होंगी, उसके अलावा सब नॉन फॉरेस्ट में आ गए। तो एक प्रकार से दरवाजे खोल दिए एनक्रोचमेंट के। तो काफी सारा एरिया जो फॉरेस्ट में है वो नई डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेस्ट में अब नहीं गिना जाएगा। इम्प्लिसिटली डिफाइंड मतलब इनडायरेक्ट रूप में ये बता रहा है कि क्या व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट क्या नहीं है। ठीक, बस मतलब वही स्कोप बढ़ा दिया डिफॉरेस्टेशन का। मोर एम्फेसिस ऑन प्लांटेशन। इस कंसेप्ट को समझते हैं। These plantations will not attract the provisions of the Forest Conservation Act। तो जहां पर खुद से प्लांट लगाए गए हैं तो वहां पर उसको हम फॉरेस्ट नहीं मानेंगे, उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की प्रोविजन लागू नहीं होगी। तो जो जहां पर खुद से प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है जी, तो जो प्लांटेशन है, जो खुद से प्लांट हमने लगाए तो उसको काटा जा सकता है इसके हिसाब से, तो क्योंकि वो कंजर्वेशन एक्ट वाले के प्रोविजंस के अंदर नहीं आता। देयर इज नॉट मच क्लैरिटी ऑन प्लांटेशन, ठीक है ना, और प्लांटेशन टेक्निकली क्या है वो भी नहीं है। तो क्या है, एम्बिग्यूटी काफी है। इनडायरेक्टली क्या है कि आपके पास स्कोप बहुत अधिक है कि आप पेड़ पौधे काट सकते हो। एक्सेप्शंस आर मेड टू अनेबल डिफॉरेस्टेशन। देखा, एक्ट के अंदर एक्सेप्शंस बढ़ा दिए गए हैं, कोई बात नहीं, जहां पर आप डिफॉरेस्टेशन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रोविजंस। अगर आपने ऑयल की ड्रिलिंग करनी है तो कोई बात नहीं, आप डिफॉरेस्टेशन कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी और भी कई एग्जेम्पशंस दी गई हैं। इट लिमिट्स सिटीजंस पार्टिसिपेशन एंड ओवरसाइट ऑन द एंटी एनवायरमेंटल डिसीजंस लाइक डिफॉरेस्टेशन। तो कहीं डिफॉरेस्टेशन करनी है तो जरूरी नहीं है कि वहां की लोकल पॉपुलेशन का आप राय लो, उसकी क्या है, पार्टिसिपेशन को लिमिट करता है, कम करता है। क्या, ये वाली अमेंडमेंट्स। देयर वाज नॉट प्रॉपर कंसल्टेशन बिफोर द अमेंडमेंट्स। तो जो अमेंडमेंट्स लाई गई है वो भी क्या है, विदाउट जनता की सलाह के बगैर, सलाह से विदाउट जनता की प्रॉपर सलाह नहीं ली गई, ना ही और विचार विमर्श अधिक किया गया है इस अमेंडमेंट के लाने से पहले। तो प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, बस अमेंडमेंट्स ला दी गई हैं। एंड प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द अमेंडमेंट्स वर नॉट
है ना, पर आल्सो नॉट मेड अवेलेबल। तो ये कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, इनकी डिटेल नहीं है, ठीक। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन सी बरकरार रहेगी और स्कोप रहेगा इसका क्या है, मिस यूज करने का। तो डिटेल नहीं है अमेंडमेंट्स की। तो क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, प्रॉपर कंसल्टेशन विद द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इज नेसेसरी। तो जो फॉरेस्ट में रह रही कम्युनिटी है, जो जंगल में रहती है, उनकी कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। सारी जनता की चाहे ना लो, तो जो जनता वहां रहती है उनकी कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज नीडेड ना, सबकी शमूलियत लेकर निर्णय लेने चाहिए। वॉइस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी हर्ड। तो जो जो इन इकोसिस्टम से, ऐसे फॉरेस्ट लैंड से, इनसे प्रभावित होते हैं, उनकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। मोर पावर्स टू लोकल बॉडीज एंड ग्राम सभास, ठीक है ना। तो जो लोकल बॉडीज होती है हमारी, जो वहां की जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनको ज्यादा पावर दो ऐसे मसलों के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन की मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम सिटीजन एंड एक्सपर्ट्स, ये होना चाहिए, एक्सपर्ट की राय भी लो, सिटीजन की राय भी लो। फोकस शुड बी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो अल्टीमेट फोकस क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट की, जंगल की प्रोटेक्शन, ठीक है जी। और लास्ट में कंक्लूड कर दो, फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट डोमिनेटेड पीपल। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा डोमिनेटेड पीपल है, उनके द्वारा क्या है, हम जंगल को एक्सप्लॉइट होने नहीं दे सकते। ये हमारे बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है जी। तो थोड़ा और हम नॉलेज ले लेते हैं। द गवर्नमेंट इज चेंजिंग एनवायरमेंटल लॉज टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये वाले कानून लेकर आ रहे हैं ना, कानून चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉ चेंज कर रहे हैं। तो कुछ और मैटर हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो हम करते हैं ना किसी प्रोजेक्ट से पहले, तो उसमें भी कुछ सरकार अमेंडमेंट लेकर आई थी। गवर्नमेंट सॉट टू क्रिएट एग्जाम्पशंस टू रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर अ सेट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट कहती है कि किसी खास प्रकार की इंडस्ट्री के लिए हम क्या कर दें, एग्जाम्पशन लेकर आए। मीन इनके ऊपर EIA की नोटिफिकेशन लागू नहीं होते, EIA के रूल लागू नहीं होते। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रूल है, उनको क्या कर दिया गया है, उनको कमजोर करने की कोशिश है। बट दिस वॉज रिवोक्ड ड्यू टू शार्प क्रिटिसिज्म। पर इन सब चीजों का क्या हुआ, काफी क्रिटिसिज्म हुआ और ये फैसला लागू नहीं किया गया। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इन सब चीजों के चलते क्या है, एनवायरमेंटल लॉज के साथ क्या करें, उसको नरम कर रहे हैं और दरवाजे खोले जा रहे हैं एक हिसाब से, किसके लिए, एनवायरमेंट की एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो आम जनता को चाहिए कि वो जागरूक रहे, इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।